आज जो हम दग्ध राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इला यहाँ पर सब कोई जो है ना, वो किसी ना किसी एक या दो रिलेशन से जूझ रहा है वो व्यक्ति। बहुत बार हम बहुत चीज़ करते हैं और हमको लगता है कि भाई ये तो मेरे से संभल ही नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपना सर भी काट के रख दूँ इस व्यक्ति के सामने तो वो बोलेगा टेढ़ा कटा है। तो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा इस व्यक्ति के साथ? दग्ध का मतलब क्या होता है? जो आपको दुख दे रहा है। हमारी एक मून राशि होती है, एक सूर्य राशि होती है। ये दग्ध राशि भी हर किसी की अलग अलग होती है क्या? एकदम। हर तिथि में दो दो राशियां ऐसी होंगी जो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। चतुर्दशी चारों द्विस्वभाव राशियां हैं, वो उनके लिए दग्ध राशि बन जाती। तो चतुर्दशी वालों के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार चार दग्ध राशियां हैं। आप तिथि तो देखिए, क्योंकि आपको उन राशियों का मालूम पड़ेगा कि भाई वो कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि वो राशियां आपके लिए कौन से भावों में आ रही हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आज ज्योतिष विद्या के एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट, नया इसलिए क्योंकि मेरे लिए ये टॉपिक और आपके लिए ये विषय बहुत नया है। हम बात करेंगे दग्ध राशियों पर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, दग्ध, जिसकी वजह से आपको दुख हो। ये कॉन्सेप्ट जीव चीज़ों पे अप्लाई होता है, यानी कि इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आपके लिए दो कौन सी राशियां हैं और वो किस भाव में पड़ रही हैं, वो आपको खुद चेक करना है। वो दो राशियों से जुड़े जो भी भाव हैं आपकी कुंडली में, उनसे जुड़ी जो भी जीव चीज़ें हैं, यानी जो रिश्ते हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, माँ, बेटा, बेटी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, ससुराल वाले। ये राशियाँ बताएंगी कि आपको किन लोगों से अवहेलना मिलती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं तो बहुत सब कुछ करती हूँ सामने वाले के लिए, या सब कुछ करता हूँ यार, ये कभी खुशी नहीं होता, ये कभी मेरी तारीफ़ नहीं करता, या ये हमेशा मुझे झक्कार कर ही बोलता है, झटक कर ही बात करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी आप अपने प्रारब्ध से लेकर आए हैं और वो आपकी कुंडली डिकोड करेगी। ये डिकोड होगा आपकी हिंदी तिथि से, किस हिंदी तिथि पर आप पैदा हुए हैं। तो पूरा पॉडकास्ट समझिए, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने लिए दो दग्ध राशियाँ निकाल सकते हैं। वो किस हाउस में आपकी कुंडली में आ रही हैं, वो देखकर डिकोड कर सकते हैं आप उन रिश्तों को। और फिर एक एक्सेप्टेंस की भावना कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए करता भी हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ही कर रहा हूँ ना, मेरे ही कर्म ये अच्छे में ऐड हो रहे हैं। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आपको अपनी मेहमान से मिलवाती हूँ। रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच एस्ट्रो अनुराधा जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। दग्ध राशि मैम, जब मैंने सुना कि आज हम इस पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा, लेकिन सच बताऊँ आपको तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन सही से समझाना, मतलब सही से मुझे समझ नहीं आया वो कॉन्सेप्ट। तो आज हम आपके ज़रिए समझेंगे इस दग्ध राशि को। मेरे ऑडियंस के लिए भी एक बहुत नया टॉपिक है मैम, तो स्टेप बाय स्टेप जाकर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एकदम। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने क्लासेस में भी, मैं इसको वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से मैं आज आपके साथ शुरू कर रही हूँ। तिथि हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब हम तिथि की बात करते हैं तो आप तिथि में क्या लेंगे? आप बोलेंगे कि भाई तिथि तो मुहूर्त के हिसाब से। सबसे पहले कोई भी जो जानकारी जिसके पास है थोड़ा सा ज्योतिष का, तो और वो बोलेगा, वही जाएगा पंडित जी को बोलेंगे कि भाई पंडित जी हमारे ना एक गृह प्रवेश करना है, बता दो कौन सी तिथि में हमें करना चाहिए, कौन सी तारीख को कौन सी तिथि पड़ती है जहाँ हमको गृह प्रवेश करना चाहिए। तो तिथि हमारे लिए मुहूर्त के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यस। लेकिन क्या तिथि से केवल मुहूर्त ही देखा जाता है? हमारे बड़े जो थे, जो ऋषि थे, जिन्होंने इस पूरी साइंस की, इस पूरे शास्त्र की रचना करी है, उन्होंने एक छोटी सी चीज़ के लिए किसी इतना मेहनत नहीं करी है। ये बहुत व्याप्त है, बहुत बड़े रूप में इसका हमें
मालूम पड़ता है। तो क्या हमें मालूम पड़ रहा है इसमें? तिथि के साथ जो श्लोक दिए गए हैं, जब हम पूजा भी करते हैं तो हम जब संकल्प लेते हैं तो उसमें आता है कि तिथि से हमें धन और प्रेम या अपने जीवन के जो रिलेशंस हैं, केवल प्रेम वाले रिलेशंस ही नहीं, और इनफैक्ट प्रेम तो सभी रिलेशन में होता है, चाहे वो माँ बच्चे का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो। तो सारे रिलेशंस के बारे में भी हमें तिथि से मालूम पड़ता है। यदि किसी का रिक्त तिथि में, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूँ, यदि किसी का रिक्त तिथि में जन्म होता है, रिक्त तिथि कौन से? क्योंकि तिथि को विभाजन करने में भी 5 तरह से तिथि का विभाजन होता है। तो जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्त और पूर्ण, 15 तिथि हैं, एकम से लेके पूर्णिमा तक 15 तिथि है, और इसको 5+5+5 3 बार आपका नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ऐसे करके आ जाती हैं तिथियां। यदि किसी का भी जन्म आपकी रिक्त तिथि में होता है तो रिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली। रिलेशनशिप्स, मैरिड रिलेशनशिप्स में उसके इश्यूज रहते हैं। सलमान खान, एल पचिनो, इनकी शादी नहीं हुई है, दोनों चतुर्थी तिथि में उनका जन्म हुआ है, और वो रिक्त तिथि था। वो रिक्त तिथि है। तो इसलिए किसी का विवाह भी हम ये नहीं बोलते हैं कि चतुर्थी को जाए। क्यों कराएंगे किसी का विवाह चतुर्थी में, जब हम किसी का देख रहे हैं या मतलब मैरिज के लिए दिन निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भाई आपका ये जया तिथि में हो या पूर्णा तिथि में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैम एक बात बताइए, अगर मेरे जो लिसनर हैं, जो मेरा ऑडियंस है, उनको इस पॉडकास्ट को अपने लिए समझना हो तो क्या है इसमें उनके लिए? हाँ, तो उनके लिए एक चीज़, ये तो जैसे हमने बताया कि ये व्यक्ति का किस तरह का स्वरूप है। इनफैक्ट वी कैन डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कि उसका कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए या कौन से देवता का पूजा करना चाहिए, वो हम कभी और कर लेंगे। लेकिन आज जो हम दग्ध राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इला यहाँ पर सब कोई जो है ना, वो किसी ना किसी 1 या 2 रिलेशन से जूझ रहा है वो व्यक्ति। बहुत बार हम बहुत चीज़ करते हैं और हमको लगता है कि भाई ये तो मेरे से संभल ही नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपना सर भी काट के रख दूँ इस व्यक्ति के सामने तो वो बोलेगा टेढ़ा कटा। तो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, इस व्यक्ति के साथ? हम सब ने ये क्वेश्चन अपने आप को कभी ना कभी पूछा है। उसका आंसर तिथि में ही है, क्योंकि तिथि मैंने जैसे आपको बताया वो रिलेशंस के बारे में, ठीक है, और पैसे के बारे में भी। तो आज हम रिलेशन पर ही कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो हमको बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करती है, रिलेशन। दग्ध का मतलब क्या होता है? जो आपको दुख दे रहा है या जो आपको मतलब जलन आपके मन में हो रही है। जलन इन द सेंस कि वो ऐसा लगता है ना कि पूरा मेरा मन खराब हो रहा है, जल रहा है, किसी को लेके दहक रहा है। दग्ध, हाँ, यस, दहकना, दहक रहा है। तो वो क्या चीज़ है जो आपके लाइफ को आपके में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ये चीज़ आपको जानना दग्ध राशि से पता चलेगा। ये दग्ध राशि जो आपके रिलेशन, देखिए एक कोई भी भाव जो होता है या कोई भी राशि होती है, वो आपका एक 2 चीज़ बताती है, जीवित, जड़ और चेतन दोनों। यस। तो आपको जड़ से, यदि मैं आज चल रही हूँ और मैंने इस चेयर से ठोकर खा ली तो यार लग गई, लेकिन वो मुझे 2 दिन बाद वो नील चला जाएगा, लेकिन मैंने आपको इला को 2 अपशब्द बोल दिए, उसका जो दग्ध है वो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। तो जो चेतन उस भाव को या उस राशि को बताता है, उससे हमें जो दग्ध प्राप्त होता है, जो दुख प्राप्त होता है, वो आज हम दग्ध राशि में जानेंगे। तो जैसे मैम हमारी एक मून राशि होती है, एक सूर्य राशि होती है, ये दग्ध राशि भी हर किसी की अलग अलग होती है क्या? एकदम। तो हर तिथि 15 तिथि है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि 15 तिथि है, ठीक है। तो जो 15 तिथि है उसमें आपका पूर्णिमा और अमावस्या भी आता है, क्योंकि आप एकम से लेके पूर्णिमा, फिर वापस एकम से लेके अमावस्या। तो 15 तिथियां आई। 15 तिथियों में
अमावस्या और पूर्णिमा की कोई भी दग्ध तिथि नहीं, राशियां नहीं होती हैं। अच्छा सर। जो दग्ध राशि हम जिसकी बात करें, कि दग्ध तिथि नहीं, दग्ध राशि जिसकी बात करें, तो हर तिथि में दो दो राशियां ऐसी होंगी जो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। लेकिन चतुर्दशी बाय गॉड्स ग्रेस, जो चारों द्विस्वभाव राशियां हैं, वो उनके लिए दग्ध राशि बन जाती। तो चतुर्दशी वालों के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार चार दग्ध राशियां हैं, ठीक है। उनका अपना एक नेक्स्ट लेवल का फाइट है, स्ट्रगल है। राइट। लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या वालों के लिए दग्ध राशि नहीं है। ये चीज तो बहुत अच्छी तो है। जो लोग अमावस्या और पूर्णिमा को पैदा हुए हैं वो बहुत लकी होंगे, वो लकी हैं, और उनके लिए ये स्ट्रगल ही नहीं है। पूर्णिमा वालों के लिए राइट है। लेकिन अमावस्या वालों के लिए उनका चंद्रमा पूरी तरह से क्षीण है, शक्तिहीन है, तो वो कैंसर राशि ऑलरेडी दग्ध राशि का काम कर रही है उनके लिए, और हाईली काम कर रही है उनके लिए दग्ध राशि का। और मैम कोई अगर कैंसर लग्न का ही है तो भी उनके लिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यदि कोई कैंसर लग्न का ही है तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, उस व्यक्ति का लाइफ में वो मतलब जब लग्न ही एकदम क्षीण है, उसमें कोई एनर्जी है नहीं है, वो व्यक्ति पनपता ही नहीं है। पेड़ की जड़ें ही यदि मजबूत ना हो तो क्या वो, चाहे आप आम बोइए, चाहे आप कोई मेहंदी का पेड़ बोइए, क्या वो पेड़ पनपेगा? नहीं पनपेगा। तो मैम अभी तक जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया दग्ध राशि का, वो ये है शायद कि आप जिस भी हिंदी की तिथि, पंचांग के हिसाब से हिंदी की तिथि पर पैदा हुए हैं, वो तिथि नोट कर लें, और उसके हिसाब से फिर आप बताएंगे कि आपके लिए दो कौन सी राशियां दग्ध राशियां हैं, यानी कि उन राशियों से आपको कुछ चोट मिल सकती है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। और एक और चीज, अब राशियां तो फिक्स्ड है, आप और मैं, हम दोनों का जन्म एकादशी के दिन हुआ, तो एकादशी वाले जो लोग इनका जन्म होता है, उनकी दो राशियां जो है वो आपकी धनु की दोनों धनु राशि और मीन राशि है, ठीक है। लेकिन आपका जन्म दोपहर में 2 बजे हुआ और मेरा जन्म रात को 2 बजे हुआ, तो हमारा लग्न बदल गया। हाँ, हमारा लग्न बदला तो जहां धनु और मीन पड़ रहे हैं वो भाव बदल गए। यस। जैसे ही वो भाव बदले, वो लोग जो उन भावों से एसोसिएटेड हैं, आपके लिए वो सप्तम भाव में आया, मेरे लिए वो एकादश ये लग्न पर आ गया। ये हो सकता है ना, क्योंकि हमारे एग्जैक्टली 12 घंटा का अंतर है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए स्पाउस की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरे लिए मैं खुद अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ। तो दग्ध राशि में केवल आप तिथि ही नहीं देख रहे हैं, आप तिथि तो देखिए, क्योंकि आपको उन राशियों का मालूम पड़ेगा कि भाई वो कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि वो राशियां आपके लिए कौन से भावों में आ रही हैं। दग्ध राशि टाइप करिए गूगल पे, आपको चार्ट मिल जाएगा कि कौन सी तिथि पे कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो मैं आपको एंड में बताती भी हूँ। मैम सिर्फ अपनी तिथि के हिसाब से हमें 2 दग्ध राशियां पता चल जाएंगी, या कुछ और भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं? हाँ, तो इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत इजी प्रिंसिपल्स हैं, यदि आप लगाएंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। और मैं ऑब्वियसली आपको बताती हूँ कि जब हम दग्ध राशि में को देख रहे हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं, यदि कोई भी ग्रह 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन भावों में आता है तो बहुत पनपता है। लेकिन उसी प्रकार जो ये दग्ध राशि जो प्रॉब्लमेटिक भाव है, यदि ये भी 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में आ गए तो यहाँ पनपेंगे, यानी कि आपको प्रॉब्लम देंगे। इसके विपरीत यदि आपके 6, 8, 12 में चले गए तो जितनी प्रॉब्लम आपको मिलनी चाहिए वो उतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहे। चलिए, त्रिक भाव कहीं तो बहुत अच्छे फलित हो रहे हैं। हाँ, ये त्रिक भाव अच्छे फलित दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो दग्ध राशि में जो ग्रह बैठ गए वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि पंचमी का बॉर्न है कोई, मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी बाद में, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि अभी उनका मिथुन और कन्या ये दग्ध राशि हो गए,
वहां जाके शुक्र बैठ गया, तो उस व्यक्ति को स्पाउस से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कारक वो है स्पाउस का। यदि स्पाउस आपके तृतीय चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, तो उस व्यक्ति को माँ से भी, उस रिलेशन से भी इश्यूज हो सकता है। आप यदि दग्ध राशि अच्छे से देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई मेरे साथ ये रिलेशनशिप ऐसा हो क्यों रहा है, एकदम साफ साफ मालूम पड़ता है। ग्रेट मैम। तो और लेकिन आप बोलेंगे कि मैम क्या इसका कोई निवारण है? तो निवारण तो इसने ही बता दिया है कि भैया 3, 6, 8, 12 में मैं दग्ध राशि में आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। लेकिन यदि यहाँ पर रेट्रोग्रेड ग्रह भी बैठ गए 6, 8, 12 में, हाँ 6, 8, 12 नहीं, दग्ध राशि में रेट्रोग्रेड ग्रह बैठ गए तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, चाहे वो 2, 4, 3, 5 किसी का भी स्वामी हो जाए, 7 कहीं। हाँ कोई अच्छे भाव में भी अच्छा भाव है, मतलब 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 उसका स्वामी भी वहां जाके रेट्रोग्रेड होके बैठ गया तो वो नहीं करेगा प्रॉब्लम। ओके। दग्ध राशि कमती करेगा, एकदम नहीं करेगा। अय्यर जी बोलते हैं, अय्यर जी ने बहुत अच्छे से दग्ध राशि पे एक्सप्लेन किया, और मेरी सारी टीचिंग्स उन्हीं से। जब लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं ना मेरे पास, तो हम सबसे पहले दग्ध राशि देखते हैं। भाई पंचांग एनालिसिस में तो एकदम मेजर क्लॉज है कि दग्ध राशि देख लें भाई कि क्या तुमको क्या सता क्या रहा है और कौन सता रहा है तुम्हारे को। वाओ मैम, ये तो काफी अच्छा एडवांस कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये लाइफ का बहुत इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है इला, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम कौन दे रहे हैं? लोग ही तो दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली। पर हमें कई बार हम फिगर आउट नहीं कर पाते। हाँ, सिंपल वर्ड्स में वो दग्ध राशि देखो तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ ग्रह बैठा हुआ है तो वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चले मैम, अब डिकोड करें इस दग्ध राशि को हर तिथि के लिए। हर तिथि के साथ साथ उसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। मैंने एक और चीज़ देखा कि जब चंद्रमा क्षीण होने लगता है, अमावस्या, जब अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो होता है वो धीरे धीरे अपनी आभा, जैसे ही वो सूर्य की तरफ जाने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी आभा कमती करने लगता है, खत्म कर देता है। और जैसे वो अमावस्या में आ गया तो वो पूरा ही क्षीण हो जाता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही वो अमावस्या से बाहर आता है, एकम में आता है, तो क्या वो पूरा अपना रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा और अपना स्ट्रेंथ गेन करना है। वो हॉस्पिटल से निकला है भैया, उसको खाने पीने तो दो कुछ दिन, उसके बाद उसकी कला देखो। तो वहां तक फिर कृष्ण शुक्ल पक्ष में पंचमी तक वो पूरा स्वस्थ हो जाता है चंद्रमा, और धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ने लगती हैं। तो ये पीरियड का मैंने देखा जिनका जन्म होता है, दे आर मच मोर अफेक्टेड बाय दग्ध राशि। मैं आपको अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लोगों को लग सकता है कि एडवांस्ड है, ये बहुत नॉर्मली समझ में आएगा। ठीक है मैम, तो पहले तिथि से शुरू करते हैं कि कौन सा दग्ध राशि है, क्योंकि लोग ये वेट कर रहे हैं सुनने के लिए। मैं भी ये देख रही हूँ। हाँ, तो यदि किसी का प्रतिपदा दग्ध राशि है तो तुला लग्न। और एक और याद करने के लिए, जिनको याद करना है बहुत अच्छे से याद होगा, याद करिए कि एक मेल राशि और एक फीमेल राशि, वो आपको दग्ध राशि में 2 आपकी राशियां आएंगी। तो मेल राशि में पहला कौन सा राशि आया प्रतिपदा वालों के लिए? तुला। और फीमेल राशि में मकर। तो जो द्वादशी का जिनका जन्म हुआ है ना, उनके लिए भी तुला और मकर, ये दोनों जो हैं ये आपके दग्ध राशि हैं। तो आपके कुंडली में जहाँ भी तुला और मकर गिर रहे हैं, हाँ, वो भाव देखिए, आप उसमें बैठे ग्रह देखिए। अगर 6, 8, 12 में गिर रही हैं तो आपको बहुत खुश है, निश्चिंत रहिए कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा, इतना नहीं परेशान, पीड़ा नहीं देगा, मतलब भयानक पीड़ा नहीं देगा, मतलब थोड़ा सा आएगा लेकिन वो प्रॉब्लम चला जाए। ओके, ठीक, मजा आ रहा है। आ रहा है ना। वही थोड़ा जब हम समझ लेते हैं ना, तो दग्ध राशि, मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी ये बोलते कि मैम
तिथि शुरू में डिफिकल्ट लगता है, हाँ। लेकिन बाद में एक बार आप समझ लो इसको तो आप पिन पॉइंट करके बोल सकते हैं कि बेटा ये तुम्हारे को प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये व्यक्ति तुमको सता रहा है ना। आगे चलते हैं मैम। हाँ, द्वितीय और एकादशी इनके लिए जो है दो दग्ध राशि जो है वो धनु और आपका मीन, एकादशी वालों के लिए और द्वादशी वालों के लिए। तो मेल कौन सा हुआ? एकादशी और धनु। द्वितीया। द्वितीय, हाँ, दोनों 1 + 1 = 2 वैसे याद रख लीजिए। तो दोनों का सेम है, क्या है? धनु मेल और फीमेल मीन। जब हम तृतीया पे जाते हैं तो तृतीय वालों के लिए फादर एंड सन की राशियां हैं, एक लियो, सिंह और मकर। ओके। जब हम चतुर्थी वालों के लिए जाते हैं तो चतुर्थी वालों के लिए जो है वो है टॉरस। टॉरस यानी आपका ऋषभ, और मेल जो हो जाता है वो कुंभ। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कुंभ लग्न है हमारे सलमान खान का जी। और उनका चतुर्थी का जन्म है, उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके रिलेशंस में इश्यूज रहे हैं हमेशा से, क्योंकि वो राशि उनके 7th हाउस में गिर रही है। नहीं, उनके लग्न पे गिर रही है, लग्न पे ही गिर रही है और चतुर्थ भाव में गिर रही है एक दग्ध राशि। जो प्रेम बोल लीजिए या होम बोल लीजिए, ओके। उनका वो नई घर नहीं बसा। और पंचमी के दिन? पंचमी वालों के लिए और अष्टमी, पंचमी और अष्टमी इन दोनों के लिए जो है वो है आपकी बुध की दोनों राशियां। जो मेल राशि है वो है मिथुन और जो फीमेल राशि है वो है कन्या। अब हम चलते हैं षष्ठी के लिए। तो षष्ठी वालों के लिए एक है आपका मकर और मेष। ये चार्ट इजीली अवेलेबल है, नेट पे आप जाइए, दग्ध राशि लिखिए और वो आपको बता देंगे कि कहाँ से आता है। ठीक है। सप्तमी? सप्तमी के लिए हम देखेंगे कर्क और धनु। कर्क आपका फीमेल हो गया और धनु आपका मेल हो गया। अष्टमी का हमने देख लिया है, नवमी और दशमी इनका भी सेम है। तो नवमी और दशमी का जो है वो सिंह और वृश्चिक, ठीक है। एकादश और द्वादश का हमने देख लिया, है ना। और चतुर्दशी का भी हमने देख लिया था। जब आप बोले थे मैम उनके लिए, तो और मैंने बोला था कि हाँ नेक्स्ट लेवल का उनका जिद्दोजहद है। तो त्रयोदशी वालों के लिए वृषभ और सिंह, ठीक है। इस तरह की उनकी दग्ध राशि हो गई। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी, देखिए यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में लें तो फिल्म इंडस्ट्री में हमको मालूम है कि जो मैरिटल लाइफ जनरली होती है वो बहुत छोटी होती है, लोगों की एक दूसरे के साथ पटती नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। और उसके बाद यदि सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल जाके बैठ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंटेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन काजोल के लाइफ में क्या सेपरेशन आया? नहीं। उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मैरिड लाइफ में बीच में रूमर्स थे, ये था उनके मैरिड, और हर किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। उन लोग का प्रेशर और भी बढ़ जाता है क्योंकि उनका पब्लिक ओपिनियंस एंड पब्लिक व्यूज़ बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर आ सकता था उस प्रॉब्लम को लेके, उनका वो प्रेशर नहीं आया, क्योंकि 7th हाउस, मैंने आपको क्या बोला कि यदि दग्ध राशि में क्रूर ग्रह जाके बैठ जाए तो उसकी दग्धता को कम कर देते हैं। और अच्छे ग्रह बैठ जाएं? अच्छे ग्रह बैठ जाएं तो वहाँ पर वो भी मैं आपको बता दूंगी, काजोल का जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। अब उनका जन्म कृष्ण तृतीया में हुआ है, तो चंद्रमा उतना क्षीण नहीं हुआ है, चंद्रमा बली है, तो ऑब्वियसली उतना प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। दूसरा 7th हाउस जो लियो का, आप पहले जब हमने बात की तो हमने देखा कि तृतीय के जन्म वालों का फादर एंड सन की जो जोड़ी मैंने आपको बोली कि भाई उनका सिंह और मकर, ये जो राशि है ये दग्ध राशि के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये देखो कि काजोल का 7th हाउस दग्ध राशि के अंतर्गत आ रहा है। पहले जब हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला कि भाई 7th हाउस में आएगा तो वो प्रॉब्लम देगा दग्ध राशि, लेकिन उनका दग्ध राशि प्रॉब्लम नहीं दे रहा है क्योंकि क्रूर ग्रह बैठे हैं वहाँ पर। क्रूर ग्रह जाके बैठ गए, बचा लिया। और आपने मुझे क्या बोला
कि मैम यदि यहाँ पर अच्छा ग्रह बैठ जाए, मार्लिन मोनरो के चार्ट में षष्ठी का जन्म है, ठीक है, उनके जो 2 दग्ध राशियां हैं वो एक तो मेष है, मेल राशि हो गई, और एक मकर राशि है। मार्लिन मोनरो बहुत वेल नोन, वो भी एक्ट्रेस है, काजोल भी एक्ट्रेस है कि नहीं? मार्लिन मोनरो तो मार्लिन मोनरो के लिए लोग पागल थे। उनके डेथ के बाद लोगों के यहाँ आपको पोस्टर्स मिलेंगे, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ देखो, जिससे उनका विवाह हुआ था ना, आप विकिपीडिया पे जाइए, इन लोगों का तो एकदम ओपन रहता है, विकिपीडिया पे जाइए, उनका विवाह किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, किस तरह से उनका डिवोर्स हुआ, फिर उनके लाइफ में जिनको उन्होंने प्यार किया उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तो क्या उनके 7th हाउस में दग्ध राशि है, लेकिन वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, प्यारा सा ग्रह बैठ गया। ओहो, तो प्रॉब्लम क्रिएट किया। चंद्रमा माँ का कारक है। देखो दोनों एक्ट्रेसेस हैं और उनके यहाँ तो डिवोर्स वो सब बहुत कॉमन है, लेकिन दोनों एक्ट्रेसेस हैं और आप ये देखो कि दोनों के सप्तम भाव में दग्ध राशि आ रही है। एक का क्या आ रहा है, एक का यहाँ पर आ गया मंगल, जो कि क्रूर ग्रह है। बचा लिया। मंगल यदि 7th हाउस में हो तो बहुत विध्वंस कर सकता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन वो विध्वंसक ग्रह जो वहां के बैठ गया, उसने दग्ध राशि के कारण वो मैरिज बचा लिया। मैम एक बात बताइए, आपने कहा कि 6, 8, 12 में उतना प्रभाव नहीं डालते, तो किसी की एक राशि 6, 8, 12 में से किसी में आ रही है और दूसरी किसी अच्छे भाव में आ रही है, तो किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा? तो 6, 8, 12 वाला इतना प्रभाव नहीं क्रिएट करेगा। 6 यानी कि शत्रु, आपके शत्रु आपको तंग करेंगे, लेकिन आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके। और अष्टम भाव में हुआ, अचानक कोई चीज होगी, वो प्रॉब्लम, वो मन को खराब करेगा। हाँ, ससुराल वाले आ जाते हैं ना अष्टम भाव में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे जिनके जो मतलब किसी के अच्छे भाव का स्वामी कर सकता। मैम एक मेरी चार्ट में राशि 9th भाव में आ रही है। 9th भाव तो पिता का भाव होता है। मेरे डैड से तो आज तक मेरा कभी मतभेद, मन भेद, कोई भेद कभी कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो वो तो कभी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकते, ना कभी की उन्होंने की। हाँ, लेकिन इला एक चीज़ देखिए, हमें जब शुरू में पढ़ाया जाता है तो मेरे एक टीचर थे सुंदरम सर, वो बहुत IIT चेन्नई में मैकेनिक्स पढ़ाते थे और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ते थे। तो उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूली। तो उन्होंने बोला कि जब आप पत्थर डालते हो किसी पानी में, तो सबसे पहले वो पत्थर कहाँ जाता है, वो बीच में सबसे मैक्सिमम इफेक्ट आता है, जिसकी कुंडली है उस पर सबसे मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये तो नहीं होता है कि वो पत्थर खाली बीच का ही इफेक्ट देके चला जाता है, हमको पानी में साइड में भी हलचल नजर आती है। तो जिस भाव में गया है उस भाव के स्वामी को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 9th हाउस में यदि किसी का गया है, दग्ध राशि आ रही है, तो उसके फादर को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उस व्यक्ति के जीवन काल में, या उस व्यक्ति को अपने फादर से प्रॉब्लम हो। अच्छा, दोनों भी हो सकता है, दोनों में से। हाँ, या उस व्यक्ति को अपने फादर से आजीवन प्रॉब्लम हो, या उसके फादर उसके जन्म के बाद आजीवन प्रॉब्लम्स सहन करें, या उस व्यक्ति को ऐसे पिता मिले जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। भाग्य से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑब्वियसली वो आपका भाग्य, आप तिथि आपका यही तो बता रहा है। यदि पंचांग देख रहे हैं तो भाग्य बता ही रहा है। तो अब पिता का भाग्य, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जड़ और चेतन की बात करते हैं, जीव और निर्जीव, जीव और निर्जीव। तो जीव 9th हाउस क्या दिखा रहे हैं, आपके गुरु दिखा रहे हैं, आपके पिता दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आई थिंक अभी तक सब लोगों ने अपना चार्ट बना लिया होगा, अपनी तिथियां भी देख ली होंगी कि किस तिथि पे वो पैदा हुए हैं और कौन सी राशियां उनके कहाँ आ रही हैं। तो बेसिकली मैम उनको ये देखना है कि जड़ चीज़ें जो हैं, जो जीव चीज़ें हैं उस हाउस से रिलेटेड,
वो चीज़ें या वो व्यक्ति आपको परेशानी दे सकता है? जैसे अगर लग्न में है, दग्ध राशि आ रही है, हाँ। तो आप खुद परेशानी बन सकते हैं। हाँ, आप अपने लिए खुद, जैसे हमने सलमान खान का केस देखा सेकंड में कि वो आ रही है आप मैम, तो वो आप अपने आप को ही यातनाएं दे सकते हो। अगर किसी की सेकंड हाउस में आ रही है, सेकंड हाउस में आ रही है तो परिवार वालों से, स्वजन से ही दुखी हो रहा है वो व्यक्ति। और थर्ड में, थर्ड में आ रहा है तो भाई बहन, थर्ड हाउस, और करीबी दोस्त, बंधु बांधव, उनसे मैंने बोला आपके बंधु तो आपके बहुत ज़्यादा, मैंने मतलब जब मैं कर रही होती हूँ तो बोला आपके बहुत ज़्यादा आपके दोस्त मित्र नहीं होते, उनसे धोखा मिलता है। हाँ, अब गुरु थर्ड हाउस में बैठ गया लेकिन वो दग्ध राशि है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखा ना हमने मार्लिन मोनरो के केस में, वैसे ही वो हो जाता है प्रॉब्लम। और फोर्थ हाउस में अगर आ रहा है, फोर्थ हाउस में माता, यही मैं आपको वापस मार्लिन मोनरो के केस में लेके जाती हूँ। तो उनका लग्न जो है वो कैंसर लग्न है। फोर्थ लॉर्ड कौन हुआ? वीनस, शुक्र। शुक्र उनके जो सेकंड दग्ध राशि है ना, ये है आपका मेष। उनका कृष्ण षष्ठी का जन्म है। एक तो मैंने बोला कृष्ण पक्ष का बहुत स्ट्रांग शुरू हो गया इफेक्ट, ऊपर से दसम भाव में उनका वो आ गया शुक्र। उनके बॉसेस के साथ कभी नहीं जमी। मैं आपको, यू कैन गो एंड रीड ऑन विकिपीडिया कि मार्लिन मोनरो को जितना कमाना चाहिए था और उनके टाइम की जो लेडीज कमा रही थी, एक्ट्रेसेस ही, उनको उसका आधा भी नहीं मिलता था। उनके बॉसेस के साथ हमेशा, दशम भाव आपके बॉस को भी बताता है, नवम भाव आपके मेंटर को बता रहा है, दशम भाव आपके बॉस को बता रहा है। उनके बॉस के साथ उनका हमेशा, क्योंकि वहां पर एक ग्रह जो बैठा हुआ है वो कौन सा, शुभ ग्रह बैठा है। आप तो बोलोगे शुभ ग्रह है, दशम भाव में बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स देगा, पर वो दग्ध राशि है। पर वो दग्ध राशि, और उनका जो है फोर्थ लॉर्ड भी है, मदर को बता रहा है। आप मतलब एक बच्चे के लिए ना सबसे सिक्योर प्लेस क्या होती है? माँ होती है। हम गिरते भी है ना, तो आज मैं 50 की हूँ तो भी मैं किसको याद करती हूँ? ओ माँ, ओ माँ लग गया रे, ऐसे बोलती हूँ। या रोते भी आदमी किसके सामने? माँ के सामने ही रोता है ना। तो आप सोचो कि वो लड़की जिसकी माँ ने उसको बचपन से ही फॉस्टर होम में डाल दिया और बोला कि हाँ, हर बार मिलती थी बोलती थी हाँ मैं तुमको ले जाऊंगी, तुमको अपने साथ रखूंगी, तुम्हें बड़ा करूंगी, लेकिन कभी उस विश को फुलफिल नहीं किया, उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। तो दुख किससे दे रहा है? दुख कौन दे रहा है? माँ दे रही है ना। फिफ्थ हाउस में अगर तो बच्चा, फिफ्थ हाउस में आए तो बच्चे, आपको अपने स्वजन बड़े जो हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे भी कष्ट, उनसे भी अवहेलना मिल सकती है, उनसे भी दुख प्राप्त हो सकता है। सिक्स में तो नलिफाई हो जाएगा। नलिफाई बहुत हद तक। मैंने बोला कि आपको आपके कोवर्कर्स हुए वो आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन आपसे जीत नहीं सकते। सेवेंथ में स्पाउस दे रहा है। हाँ। एट्थ में भी थोड़ा बहुत चला ही जाएगा इधर उधर। हाँ। नाइन्थ में पिता की और गुरु की बात हमने कर ली। हाँ। टेंथ में हमने बॉस की बात करी। 11th में आपको ह्यूमिलिएशन कहाँ फेस करना पड़ सकता है? जिन सर्कल्स में आप मूव करते हो। 11th भाव उत्तर कलामृत के अनुसार पत्नी और पुत्र का भाव भी है, क्योंकि वो 7th से 5th है, तो वो आपका फ्रूट ऑफ मैरिज है, तो आपके पुत्र और पत्नी का भी भाव है। तो वो ये बता सकता है कि आपको उनसे भी ह्यूमिलिएशन, आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन करी और लोग बोलते अच्छा बेटा अगली बार आना तुमको बताएंगे, तो आपके जो दूर के जो भी एसोसिएट्स हैं वो भी आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, आपके जीवन पथ पर रोड़े अटका सकते हैं। क्योंकि आप को किसी ने अकेले में डांटा तो फिर भी चलता है, हाँ, लेकिन 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करी या आपको दुख पहुंचाया तो वो डबल ह्यूमिलिएशन हो जाता है ना, कि एक तो आप ऐसे ही दुखी कर दिया, आपको 4 लोगों के सामने दुखी, तो वो भी। एंड 12th में भी कहीं हद तक ये नलिफाई हो जाता है। हाँ। ग्रेट मैम, बहुत मज़ा आया जिस नए कॉन्सेप्ट को आपके थ्रू जान के। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी क्लास में आपकी मौजूद हूँ, और दर्शकों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा ये, और अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि कौन सी जीव चीज़ें, कौन से रिश्ते थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। हालांकि फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि हम जब भी कोई बातचीत करते हैं तो वो बहुत मोटे मोटे
सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ओवरऑल कुंडली बहुत मैटर करती है। हो सकता है कि कोई योग या आपका अपने कर्म, सामने वाले के कर्म इन सब चीज़ों को काट रहे हों, तो ऐसा मत करिएगा कि आप नोट डाउन कर लें और वो रिश्ता भी नोट डाउन कर लें और फिर कहीं वो नेगेटिविटी आपके अंदर हाँ, आ जाए। और ये नहीं हो कि आप व्यक्ति उसमें बोले कि नहीं, मैं नहीं अब इसके लिए कुछ करूँगा। देखिए, यदि आप इस चीज़ को, दग्ध राशि को समझ लेते हैं, तो आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आप में आ जाता है जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई ठीक है, मुझे, जब हम बोलते हैं ना कि इसके लिए मैंने खाली किया ही किया है, तो लेकिन जब आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि भाई इसके लिए केवल करना ही करना है, तो आप करने के बाद 4 बार, जब आप 10 बार पहले सोचते थे तो यहाँ आप 2 बार सोचोगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे, फिर सोचोगे कि यहाँ मेरे दग्ध राशि में है, तो मेरे को तो करना ही है, क्यों मैं बेकार में अपना दिमाग लगा रहा हूँ सोच कर, या क्यों मैं इतना सोच रही हूँ इस विषय पर। तो अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस विच आई हैव सीन इन पीपल, कि उनमें ये आने लगता है, वो जागरूक होने लगते हैं और फिर वो उसके लिए करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे भी आप में खुशी रहती है, आप खुश रहते हैं जीवन में। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो जुड़े मच। रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।